द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, हर एक वीडियो को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं आज लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर्स। मतलब हमने पूरे चैप्टर के अंदर कई सारी पिक्चर्स देखी है, पर उसके बावजूद कुछ पिक्चर्स ऐसी है जिन्हें हमें समझना जरूरी है। अब समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि पिक्चर्स जो है ना वो एक मैसेज हमें देती है, और वो जो मैसेज है ना वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाता है। बस इतनी सी कहानी है। क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर पिक्चर्स को लेके, इसलिए हम इस पिक्चर्स को लेकर आ रहे हैं। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर्स। तो चलो पिक्चर्स के बारे में देखते हैं। कई सारी पिक्चर्स ऐसी है जो शायद आपने नोटिस करी होगी, और कुछ ऐसी भी है जो नोटिस नहीं करी होगी। अब इस पिक्चर के बारे में मुझे ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने शुरुआत से वीडियो फॉलो किया है उसे पता है कि स्टार्टिंग में बस हमने इसी पिक्चर के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में फिर से, और देखते हैं कि आखिर इस पिक्चर के अंदर क्या नया उस टाइम से अभी तक में बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला, सब सेम है। पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो देखो, ये जो पिक्चर है वो बनाई थी किसने? फ्रेडरिक सोरियो ने। अब फ्रेडरिक सोरियो ने ये बनाई थी 1848 के अंदर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्यों बनाई थी तो चलो देखते हैं। फ्रेडरिक सोरियो जो थे उनका ड्रीम था कि अपना पूरा जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब ऐसे में उन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मुझे एक साथ पूरी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए मैं इमेजिनेशन कर सकता हूं। उन्होंने इमेजिनेशन करी। इमेजिनेशन करते हुए उन्होंने 4 सीरीज बनाई पेंटिंग्स की, मतलब 4 पेंटिंग उन्होंने बना दी, जिसमें से पहली जो पेंटिंग है ना वो है ये। अब इस पेंटिंग के अंदर क्या खास बात है? इस पूरी पेंटिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर उस समय 1848 के टाइम पीरियड में हमें चेंजेस होते हुए दिख रहे थे। अब कंट्रीज जो है लिबर्टी या फिर लिबरलिज्म की तरफ आगे जाती जा रही थी, अपने आप को नेशन स्टेट बनाती जा रही थी। उनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो चाहती थी कि अब वो नेशन स्टेट बने, पर वो अभी तक बन नहीं पाई थी। और कई सारे ऐसे भी एरियाज, कई सारी ऐसी भी कंट्रीज थी जो अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ती जा रही थी। तो ऐसा ही कुछ मैसेज जो है वो हमें इस पूरी पिक्चर में देखने को मिलता है। तो चलो अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर क्या मैसेज देखने को मिल रहा है। इस पूरी पिक्चर के अंदर हमें सिर्फ 2 जगह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। पहले होंगे यूरोप के, दूसरे होंगे अमेरिका के। यूरोप और अमेरिकन पर्संस हमें ये देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं इनमें खास क्या है। हमें इस पूरी पिक्चर के अंदर हर एज ग्रुप के, हर एक क्लास के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि एक लंबी सी मार्च करते हुए ये स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है ना उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर जा रहे हैं। अब ये बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना ये है एक तरीके की फ्रीडम। अब देखो मैसेज कैसे निकल के आता है वो देखो, कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना वो है फ्रीडम, वो बन गया है नेशन स्टेट। मतलब जो इसको क्रॉस करके जा चुका वो नेशन स्टेट बन चुका है। जो इस तक पहुंच रहा है जैसे कि जर्मनी, वो एक नेशन स्टेट बनने वाला था उस टाइम। हम क्या देखते हैं कि 1848 के टाइम तो जर्मन यूनिफिकेशन हुआ ही नहीं था, वो तो बाद में हुआ था ना। तो ऐसे में हमें तो पता पड़ता है कि जो जर्मन यूनिफिकेशन होने वाला था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी है वो अपने आप को नेशन स्टेट बना लेगा, पर बना तो नहीं पाया था उस टाइम। तो ये देखा गया कि वो अभी उस रेस में शामिल है और वो पहुंचने ही वाला है, जस्ट मतलब हाथ लगा ही दिया है उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये इसने एक मैसेज इंटरप्रेट किया। अब ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसको हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों बोला है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके हाथ में एक टॉर्च हमें देखने को मिलती है, यह है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या होता है? एनलाइटमेंट एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान होता है आपके पास जिससे आपको ये पता लगने लग जाता है कि आखिर क्या होना चाहिए, मतलब आखिर सोसाइटी के अंदर कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये एनलाइटमेंट होता है। देखा होगा ना कि हमारे जो भगवान होते हैं, गॉड्स होते हैं, गॉडेस होते हैं, उनके पीछे वो एक सूर्य की चमक आती हुई दिखती है, सनलाइट आती हुई दिखती है, उसे ही हम एनलाइटमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने गौतम बुद्धा के लाइक हेड के पीछे भी देखा होगा। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि ये एनलाइट है। एनलाइट का मतलब है कि इन लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है। तो ये जो टॉर्च है ना वो इन सभी लोगों के लिए बन रखी है एक एनलाइटमेंट का जरिया। इन लोगों को सभी को नॉलेज हो कि हमें डेमोक्रेसी को लाना है, हमें फ्रीडम को लाना है, तो वो लेकर आ रही है ये लाइट। साथ ही कैसी डेमोक्रेसी लानी है, क्या लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, इसके लिए इनके पास है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, ये इनके हाथों में पकड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि अब लोगों को पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है? सही तो यही है कि भाई रिपब्लिक होना चाहिए, नेशन स्टेट होना चाहिए, और वहां पे लोगों के पास कुछ राइट्स होने चाहिए। ये ऐसा बताने को चल रहा है। और जो भी कंट्रीज के फ्लैग देखने को हमें आगे मिल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इस पिक्चर में तो नहीं दिख पाएगा, यहाँ आगे है, ठीक है ना।
बहुत मुश्किल से दिख रहा था मुझे भी। तो ये बात की जा रही कि जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे ना, वो तो उस समय तक नेशन स्टेट बन चुके थे, तो वो तो निकल गए इस रेस में बहुत आगे। हम बात करते हैं कि उस समय फ्रांस की। फ्रांस में जो था नेशनलिज्म का दौर चल ही रहा था। 1848 एक रेवोल्यूशन और भी हो चुका था, 1830 के अंदर हुआ था, 1789 में भी हुआ था, 1815 के अंदर नेपोलियन हार जाता है, 1830 के अंदर रेवोल्यूशन होता है, 1848 के अंदर रेवोल्यूशन होता है। तो हम देखते हैं कि जो फ्रांस था ना, वो उस समय पे एक नेशन बन चुका था। नेशन स्टेट अभी हाथों हाथ बना ही था जब उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। साथ ही हम जर्मनी का फ्लैग देख रहे हैं, जर्मनी के साथ जो आसपास के और भी एरियाज थे उनके फ्लैग देख रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हाँ, किस तरीके से ये जो स्टेट्स है, ये जो जगह है, वो बनना चाहती है एक नेशन स्टेट। ओके, अब हम देखते हैं कि नेशन स्टेट बनने के बाद क्या होगा। अगर ये सभी जगहों पे नेशन स्टेट बनेगा, या फिर हमने देखा अमेरिका और स्विट्जरलैंड में तो बन चुका, तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि वहां पे जितनी भी मोनार्कियल या ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो सब हो जाते हैं कचरा, मतलब वो सब हो जाते हैं खत्म। आप ये देखोगे, ये पड़ा है उनका क्राउन वगैरह पड़ा है, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके टुकड़े पड़े हैं। समझ में आता है इससे हमें कि किस तरीके से उस समय में ये जो ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो खत्म हो चुके थे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है इस पिक्चर में। एक साथ ही इसका और डिस्कस हम कर लेते हैं। ऊपर से जो गॉड है, जो ईसा मसीह जिन्हें हम क्राइस्ट कहते हैं, वो भी इन लोगों को देख के बड़े ही हैप्पी हो रहे हैं। एंजल्स जो है वो भी बहुत हैप्पी हो रहे हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, सभी नेशंस जो है उनके पास एक फ्रीडम आ रही है, एक लिबरलिज्म उनके पास हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे बहुत ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। ये पूरी इस पेंटिंग का क्या था, एक ओवरऑल मैसेज था जो कि वो हमें दे रही थी। द पैक्ट बिटवीन नेशन, इस पेंटिंग का एक नाम भी हमें देखने को मिलता है। आगे एक नेक्स्ट पेंटिंग आती है जो कि बनाई गई थी जर्मनी के अंदर। ये है जर्मन एल्मनाक। अब ये जो जर्मन एल्मनाक होता है, ये होता क्या है? हम जिसे कहते हैं तिथि कैलेंडर, ठीक है, हिंदी में तो यही नाम हमें सामने आता है, तिथि कैलेंडर। ऐसा कुछ बनाया गया था। आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा है, जो प्रिंट्स है ना, वो जर्मनी में बनाए गए थे। अब ये तो प्रिंट है, ये तो नॉर्मल है, हमने बुक में देखा है। इसमें खास क्या है? इसमें खास क्या है ना, वो अभी मैसेज हम बताते हैं, फिर पता पड़ेगा। देखो होता क्या है। अब देखो यहाँ पे दो हमें ये कैलेंडर या दो हमें प्रिंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक ये जो प्रिंट है ना, उसके अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें बेस्टाइल को गिरा दिया गया था ना, उसकी पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। और एक ये वाली जो पिक्चर है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, तो ये बेस्टाइल कहाँ था? वो भी फ्रांस में था। ये माना जाता है कि बेस्टाइल जैसे ही गिर गया, इसका मतलब था कि जो सिंबल था ऑटोक्रेटिक रूल का, वो भी खत्म हो चुका है। ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हो चुका है, लोगों का रूल आ चुका है। ये एक ऐसा छोटा मोटा मैसेज जो था, ये इंटरप्रेट कर रहा था। ठीक ऐसे में जो जर्मन जो थे, उन्होंने ये वाला मैसेज, ये वाला एक प्रिंट भी बनाया, जिसके अंदर जर्मनी के अंदर जो जैसे बेस्टाइल हमारे फ्रांस का था, ठीक उसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी एक पैलेस था, जिसको अभी तक गिराया नहीं गया था। तो ये जो जिसने भी बनाई थी ये पिक्चर, जानेंगे किसने बनाई थी? तो जिसने भी ये पिक्चर बनाई थी, उसका मानना ये था कि लोगों को ये पता पड़े कि जैसे जर्मनी के अंदर हमने क्या किया, ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करके लोगों ने वहां पे एक होता है ना, अपना रूल लेकर आए। ठीक उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे भी, जो जर्मनी के अंदर भी ये जो पैलेस बन रखा है, इसको गिराना होगा, जो कि सिंबल है ऑटोक्रेटिक रूल का। मतलब ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करना होगा, लोगों के हाथ में पावर लानी होगी। तो अब ऐसे महान व्यक्ति का नाम क्या था, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले इस महान व्यक्ति का नाम था एंड्रियास रेबनान। तो अब ये जो एंड्रियास थे, एंड्रियास ने इस प्रिंट को बनाया था। कब बनाया था? 1798 में बनाया था। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हो चुका था, ये होना बाकी था। इसका होने का कारण क्या बताया उसने कि देखो बेस्टाइल के अंदर हो चुका, तो हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कैसे होगा कि हम इस पैलेस को गिरा देंगे, और ऐसे में हम इसको गिरा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि नेशनलिज्म हमारे यहाँ पे भी आ चुका। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ सिमिलर fortress mean to represent the bastions of despotic rule in the German province of the castle। कैसल के अंदर जर्मन प्रोविंस है, वहां पे ये दिखाया गया है। वहां पे ये वाला जो पैलेस है ना, वो बना हुआ है। अब उस पेंटर जिसका नाम था एंड्रियास ने बोला कि ये काम करो कि इसको भी गिरा दो। इसको गिरा दोगे तो इससे क्या होगा, जो डेस्पोटिज्म है उससे हम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। जो ये मोनार्की चल रही है वो खत्म हो जाएगी। अकम्पनिंग द इलस्ट्रेशन इज द स्लोगन। इसी के साथ एक स्लोगन भी यहाँ देखो, स्लोगन लिख रखा है। स्लोगन क्या है? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेबमान लिव्ड इन द सिटी ऑफ मीन्स एंड वाज अ मेंबर ऑफ अ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। अब ये देखा गया था कि ये जो हमारे रेबमान थे ना, रेबमान जो थे वो एक जर्मन जैकोबिन ग्रुप के
क्या थे, मेंबर थे। अब जैकोबिन की बात कर ली जाए तो हम देखते हैं कि जो 1789 के अंदर रूल आता है, 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद जैकोबिन्स का टाइम पीरियड शुरू होता है। अभी हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी इतना समझ लो जैकोबिन ग्रुप के मेंबर थे। इसी कारण से इनकी सोच यही थी कि रेवोल्यूशन जो है जर्मनी के अंदर आना चाहिए। कैसे आएगा, जब हम ये जर्मन प्रोविंस कैसाल के अंदर बना हुआ ये जो पैलेस है इसे गिरा देंगे तो वहां पे भी हमारा एक अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे भी रेवोल्यूशन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, देखने में बड़े ही यूं लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा कचरा वचरा हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं क्या, ये ट्री तो क्रिसमस वाला लग रहा है, तो ऐसा कुछ ये कर रहे हैं क्या, क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपके आंखों के सामने से कई सारे पर्दे हटने वाले हैं। कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते, ठीक इस पिक्चर ने वही बताया। एक बार हम इस पिक्चर को देखते हैं तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि हाँ भाई बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो रखे हैं और ये कुछ जो ट्री है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो हमारे इंडिया में जो फेस्ट वगैरह मनाए जाते हैं, होली वगैरह बनाई जाती है, या फिर हम कहते हैं कि होली के लिए वो नहीं सॉरी होली नहीं, हमारे यहाँ पे जब वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है ना, हो जाता है कई बार। तो देखो कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर क्या देखते हैं ना कि कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर यहाँ पे जो गोविंदा होता है वो चढ़ता है और वहां पे मटकी फोड़ता है। तो ये क्या गोविंदा बन के मटकी फोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो फ्रेंच आर्मीज है ना वो एक एरिया को ऊपर अपना ऑक्यूपेशन ला रही है। ऐसा देखा जाता था 1789 के बाद में कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज है या जो फ्रेंच आर्मीज है ना, ये हार्बिंजर्स है लिबर्टी के। मतलब ये जो लोग है ना वो लिबर्टी लिबरलिज्म लेकर आने वाले लोग हैं, लोगों के पास फ्रीडम लेकर आने वाले लोग हैं। पर ऐसा होता है ना कि ऐसा वाकई में देखते हैं कि जो फ्रेंच आर्मीज होती है ना वो ऐसा करती नहीं है। करती क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं बाद में नेपोलियन आने वाला था और साथ ही नेपोलियन आ जाता है तो वही पुराना रूल आ जाता है। नेपोलियन बोलता है सारा एरिया जो है वो कब्जा लेते हैं, सबके ऊपर हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ऐसे में फ्रेंच आर्मीज जो है उसका ये सीन हमें देखने को मिलता है। क्या है सीन के अंदर कि जो फ्रेंच आर्मीज है उन्होंने एक एरिया जिसका नाम था ज़ुएब्रिकन के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन ला दिया है, मतलब उसको ऑक्यूपाई उसने कर लिया है। क्या होता है तो हम उसकी स्टोरी जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि किसने इसको बनाया है। इसको बनाया है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने। क्या नाम था बंदे का? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, याद रखना, ठीक है। इस बंदे ने स्प्रिंट को बनाया है। अब इस स्प्रिंट के अंदर क्या है ऐसा खास, तो चलो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे है ना एक महिला दिख रही है, ठीक है, और इस महिला को छेड़ रहा है एक ये पर्सन, ठीक है, और उस पर्सन ने आर्मी वाली ड्रेस पहन रखी है। ये देखो, सब आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। ये देखो, ये आर्मी वाली ड्रेस पर्सन है और ये इस जो यंग लेडी है उसको छेड़ रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखा जाता था कि जो फ्रेंच आर्मीज होती थी ना उनके पास उन्हें लगता था बहुत पावर है, तो वो जो उसके मन में आता था वो लोग वो करने लग जाते थे। तो फ्रेंच आर्मीज क्या कर रही है, जो यंग लेडीज है उनको छेड़ रही है। अब फ्रेंच आर्मीज वाले पर्सन को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये रेड ब्लू वाला, रेड ब्लू वाला, ये सब कौन है? ये सब है ना, ये जितने दिख रहे हैं रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ब्लैक, ये सारे के सारे फ्रेंच आर्मीज के आर्मी पर्सन हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। पहला तो ये देख लिया यंग लेडी वाला। दूसरा, आप यहाँ देखो कि एक पीजेंट को यहाँ पे जमीन पे बिठा दिया गया है और उसे लाइक मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि वो नीचे बैठे रहे। एक आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक कार्ड पर्सन है, उस कार्ड पर्सन के साथ भी क्या हो रही है, मारापीट ही हो रही है। उन लोगों के साथ कहा जा रहा है कि आप इस कार्ड को छोड़ दीजिए। साथ ही यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है, उनको अच्छी खासी उनकी पिटाई लगाई जा रही है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये अपना जो एक डोमिनेंस है वो इन लोगों के ऊपर बना सके। साथ ही अब बात कर लेते हैं कि जो ये गोविंदा बन के ये जो यहाँ पे मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है। तो चलो इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो लोग है ना ये ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्री है ये क्रिसमस ट्री नहीं, ये ट्री ऑफ लिबर्टी है। लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया के अंदर फ्रीडम आ जाए। अब देखो कहानी क्या है, ये एक टाइप का सरकाज़म था। क्या था? सरकाज़म था। सरकाज़म इसलिए था कि जो फ्रेंच आर्मीज थी उनको हार्बिंजर समझा जाता था, सभी लोग समझते थे बहुत बढ़िया है। कार्ल ने समझ लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेंच आर्मीज जो है वो अपने साथ लेके तो आती है लिबर्टी, पर लिबर्टी जैसा वो कुछ लोगों तक पहुंचाती नहीं है, उल्टा वो तो लोगों को परेशान करती है। यहाँ पे एक है ना कुछ नोट भी लिखा हुआ है, उसको मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लो, इसका नाम क्या है, द प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन दी ज़ुएब्रिकन जर्मनी। जर्मनी की कहानी थी। जर्मनी के अंदर ज़ुएब्रिकन देखने को मिलता है। ज़ुएब्रिकन के ऊपर पहुंच जाती है फ्रांस की आर्मी, और फ्रांस की आर्मी जब पहुंचती है तब क्या होता है वो सीन आप देख चुके हो, अच्छे से डिस्क्रिप्शन अपन ले चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेते हैं। फ्रेंच सोल्जर रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू, व्हाइट एंड द रेड यूनिफॉर्म्स। बता दिया था, हैव बीन पोर्ट्रेड एज oppressors as they seize of peasants' cart,
has some young woman center foreground and force a peasant down to his knees. तीनों चीजें देख ली. The plaque being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is translation reads. अब एक ट्रांसक्रिप्ट जो इंस्क्रिप्शन लिख रखा था ना ऊपर, ये वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है, इसके बारे में हम समझते क्या लिखा हुआ है. टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी. जो हमने मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी बनाया, फ्रांस ने मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी बनाया है, वो हमसे आप ले लीजिए. मतलब आप हमसे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ये दोनों चीजें आप ले लीजिए. This is sarcastic reference to the claim of the French are being illustrated who opposed the monarchy in the territories they entered. अब जो फ्रेंच आर्मी थी उन लोगों के लिए तो बड़ी लोगों के मनों में इज्जत थी, पर ऐसा कोई वो काम नहीं करते थे. अगली पिक्चर हमें देखने को मिल रही है नेपोलियन की. अब ये है कौन भैया? ये है नेपोलियन. अब ये नेपोलियन कहाँ जा रहे हैं? तो ये नेपोलियन जो थे वो अपने घर वापस जा रहे हैं. घर वापस जा रहे हैं, साथ के साथ ये कई सारे जो लेटर्स है उसे भी कैरी करते जा रहे हैं. तो इसका मतलब जो नेपोलियन है वो नेपोलियन नहीं है. नेपोलियन तो क्या है? नेपोलियन तो एक कुरियर वाला है, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने कई सारे लेटर्स जो है अपने बैग में रख रखे हैं. अब ये मैसेज क्या देना चाह रही है उसके बारे में हम बात करते हैं. होता यह है कि जो हमारे नेपोलियन है वो जा रहे थे लेप्जिग. अब ये लेप्जिग से वापस कहाँ जा रहे थे? अपने होम जा रहे थे, घर जा रहे थे. अब होता क्या है ना, बैटल ऑफ लेप्जिग होती है 1813 के अंदर. 1813 के अंदर द बैटल ऑफ लेप्जिग होती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो नेपोलियन है वो हार जाता है. जैसे ही नेपोलियन हारता है तो हारने के बाद वो अपने वापस घर जाने की कोशिश करता है. जो घर के लिए वो आगे बढ़ता है, तो घर के लिए आगे बढ़ते हुए उसके जो लेटर्स है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन लेटर्स के ऊपर उन एरियाज के नाम थे, उन टेरिटरीज के नाम थे जो नेपोलियन ने अपने रूल के अंडर में ला दी थी. जिन टेरिटरीज को उसने अपने रूल के अंडर लाया था वो सारी की सारी टेरिटरीज अब उसके हाथ से निकलती जा रही थी जब वो बैटल ऑफ लेप्जिग में हार जाता है. तो जैसे ही बैटल ऑफ लेप्जिग खत्म होती है वो वापस घर जाता है, घर जाने की कोशिश करता है, पर देखा जाता है कि जो टेरिटरीज उसने ऑक्यूपाई करी थी वो सारी की सारी तो अब उसके पास नहीं रही है. तो सारी की सारी टेरिटरीज से अब वो फ्री हो चुका है. देख लो क्या है, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये एक मैसेज था कि कैसे नेपोलियन हारने के बाद सारी टेरिटरीज को खो देता है. आगे बढ़ते हैं. एक ये क्लब ऑफ थिंकर्स, ये सबसे फेवरेट है मेरा, ठीक है. ये क्लब ऑफ थिंकर्स है, मतलब इनका काम है लोगों को जो सोसाइटी सोच नहीं सकती वो इन्हें सोचना है, ठीक है. हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म के दौर के अंदर कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो नेशनलिज्म के बारे में और ज्यादा अच्छे से सोच सके, थिंक कर सके, लोगों को बता सके. तो इसके लिए जरूरत पड़ती थी इन लोगों की. ये होते थे थिंकर्स. अब ये जो सोसाइटी के थिंकर्स होते थे इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये फ्री है, ये ऑटोमेटिक, ये अपने आप से सोच सकते हैं, किसी भी और पावर के अंडर में ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं. ये तो थिंकर्स है, ये तो सोचने का काम है इनका, तो बहुत बढ़िया काम है. चलो अच्छी बात है. पर हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेटिव रूल जो होता है वो शुरू हो जाता है. कंजर्वेटिव रूल जैसे ही शुरू होता है तो 1820 मतलब 1820 का मतलब 1815 के बाद क्या शुरू होता है? 1815 के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसका एंड जो था वो हमें देखने को मिलता है 1815 के अंदर. नेपोलियन हार जाता है. नेपोलियन हारने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे कंजर्वेटिव रूल वापस आ जाता है. कंजर्वेटिव रूल आ जाता है. 1820 की कहानी ये थी कि अब जो थिंकर्स है ना, मतलब हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर लोगों की, तो उन लोगों के ऊपर सेंसरशिप ला दी गई थी कंजर्वेटिव रूल के द्वारा. अब ये जो कंजर्वेटिव थे वो कहते थे कि आपको कुछ भी करना है पर हमारे अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं बोलना है, आप जो है हमें अपोज नहीं कर सकते हैं. ऐसा जो था वो कंजर्वेटिव रूल जो था वो लोगों को कह रहा था. अब ऐसे में थिंकर्स कोई अलग थे क्या? थिंकर्स के लिए भी यही रूल था. अब थिंकर्स जो है ना वो एक टेबल के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा ये सरकाज़म है, ये बनाया गया, ऐसा असलियत में कहीं नहीं हुआ था. ऐसा देखा गया कि जो थिंकर्स है ना वो एक है ना टेबल के ऊपर बैठे हैं थिंक करने के लिए, बातें करने के लिए, पर उनके सामने ये दो बोर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो इन्हें बता रहा है कि इन्हें करना क्या है. मतलब थिंकर्स फ्री नहीं है. थिंकर्स को काम करने के लिए भी कंजर्वेटिव रूल से पूछने की जरूरत थी. अब क्या ये सोचते हैं, क्या ये बातें हो रही थी, उसके बारे में हम बात करते हैं. लेफ्ट बियर द इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये इसके अंदर क्या लिखा है देखो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि आज या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितने समय के लिए हमें जो थिंकिंग है वो अलाउ की जानी चाहिए. ये थिंकिंग का इनका क्वेश्चन है. आप समझ रहे हो सरकाज़म कि हम लोग थिंकर्स है, हम लोग फ्री है, पर हमें थिंकिंग कब तक करनी है वो हम लोगों को अभी पता करना रहेगा. तो ऐसा कुछ इनका क्वेश्चन हमारे सामने आता है. साथ ही हमें एक बोर्ड है ना राइट में भी दिखता है, ये रहा,
इस बोर्ड के अंदर क्या लिखा था वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सर को जर्मन भी आती है? हाँ सर को जर्मन भी आती है, सर एकदम अच्छे से ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो देख लो कर दिया है। क्या है? साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडेटेड ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। जो एक अच्छी सोसाइटी होती है उसको साइलेंस में रहना चाहिए, मतलब चुप्पी साध के रहना चाहिए। अब जो सोसाइटी साइलेंट में रहेगी मतलब क्या है? सोसाइटी को कुछ नहीं बोलना है, कोई रेवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता, सब आपको मजे से चलना है जीवन पर, आपको कुछ बोलना नहीं है किसी भी रूल के अगेंस्ट में। ऐसा कंजर्वेटिव रूल को अपोज करने के लिए एक सरकाज़म बनाया गया था। साथ ही जिस पर्सन को बोलने की ज्यादा वो रहती है कि हाँ हमें तो बोलना है, हमें तो बोलना है, उसको मजल पहना दिया जाएगा। क्या पहना दिया जाएगा? मजल। अब मजल जो होता है वो डॉग्स को पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? ताकि जो डॉग है ना वो अपना जो लाइक उसका माउथ है ना वो खुल ना पाए। लाइक देखा होगा ना कि उसको जो वैक्सीन वगैरह करवाते हैं तो उसको एक फेस के ऊपर एक मास्क लगा देते हैं ताकि उसका जो लाइक उसका जो मुंह है वो खुल ना सके, ठीक है, इसके लिए उसके मुंह पे एक मजल लगाया जाता है। ठीक वैसा ही एक मजल जो है वो इन लोगों के मुंह पे भी लगा दिया गया है। देखो अच्छे से देखोगे, ये देखो इन सबके मुंह के ऊपर मजल लगा दिया गया है। मजल इसे लगा दिया गया है ताकि ये लोग बातें ना कर सके, मतलब थिंकर थे पर ये बोल नहीं सकते, ऐसे थिंकर थे। ये एक टाइप का सरकाज़म हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। हम देखते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जिसमें पूरा जो यूरोप होता है वो ग्रीस का साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। क्यों देने के लिए खड़ा हो जाता है? देखा गया था कि जो ग्रीस है उसके ऊपर ओटोमन एम्पायर का रूल हमें देखने को मिलता है। ओटोमन एम्पायर जो था वो चाहता था कि हमें क्या करना है, हमें जो है इस पूरे एरिया के ऊपर पावर बना के रखना है। पर अब वहां पे शुरू होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों शुरू होता है? क्योंकि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो ग्रीक्स होते हैं वो आइडिया लेते हैं कि यूरोप के अंदर फ्रांस नाम की एक जगह है जहां पे रेवोल्यूशन आ चुका है, वहां पे लोगों ने कोशिश करी और लोग जो है वो अपने आप को एक नेशन स्टेट बना सके, एक रिपब्लिक बना सके, लोगों के हाथों में पावर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रीक सोचते हैं हमारे हाथ में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, हमें ओटोमन एम्पायर से आजादी चाहिए। ठीक है, अब ओटोमन एम्पायर से आजादी चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को नेशनलिज्म लोगों के मनों में लाना पड़ेगा। अब नेशनलिज्म कैसे लाया जा सकता है? तो नेशनलिज्म लाने के लिए कल्चर का यूज करना पड़ता है, रोमांटिसिज्म का यूज करना पड़ता है। तो कल्चर की फीलिंग बनाने के लिए, लोगों को एकजुट लाने के लिए, नेशन समझाने के लिए अब क्या कर रहे थे? जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे ना, वो ग्रीक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ग्रीक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ग्रीक्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो था वो उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से कर रहा था, मतलब एक होता है इल ट्रीट करना, तो बहुत ज्यादा इल ट्रीट कर रहा था उनमें, उनके साथ बहुत ज्यादा जातियां कर रहा था। तो उसके कारण क्या होता है, अब दिखाया जाता है कि जो ये ग्रीक्स होते हैं उनकी जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसी पूरे जो लाइक इस प्रिंट को बताने का जो मकसद था, मैसेज जो था वो यही था कि समझ सके लोग कि जो ग्रीक लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं ओटोमन रूलर से, और ओटोमन रूलर्स को अब यहाँ से हटाना होगा और ग्रीक वॉर को हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। इसका आउटकम क्या निकलता है? एंड में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं कि इसको बनाया किसने है। मैसेकर एट चियाउस। अब ये बात करते हैं, मैसेकर है ये, एक मैसेकर का प्रिंट है। अब मैसेकर क्या होता है? लोगों को बहुत तादाद के अंदर एक ही जगह पे मार देना मैसेकर कहलाता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। अब मैसेकर के बाद ये कहां पे हो रहा है? चियाउस में हो रहा है। अब बनाया किसने है? तो ये बना है यूगिन डेलाक्रोआउ ने। तो अब ये जो यूगिन थे, यूगिन ने क्या किया 1824 के अंदर सोचा कि जो ग्रीक्स है ना, ग्रीक्स लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ग्रीक लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में रह रहे हैं। अब क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस ह्यूज पेंटिंग का साइज था, डिपिक्ट्स एन इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय द टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चियाउस। तो आइलैंड ऑफ चियाउस था जहां पे 20,000 ग्रीक्स को मार दिया गया था। ऐसा हुआ था कहां पे? ये हुआ था चियाउस के अंदर, आइलैंड ऑफ चियाउस के ऊपर हुआ था। ठीक है, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंसिडेंट, फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूजिंग द विविड कलर्स, डेलाक्रोआउ सो टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड द क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। अब यहाँ पे कई सारी महिलाएं देखी जा रही है, बच्चे देखे जा रहे हैं और लोगों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ग्रीक्स लोगों को बहुत ज्यादा मजबूर दिखाया गया है जिससे लोगों के मनों के अंदर उन लोगों के लिए फीलिंग आ सके, इमोशंस आ सके। स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो देखने वाला पर्सन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पिक्चर देखने को मिल रही है। अब ये याद रखना कि इस एक पिक्चर के अंदर हमें दो पिक्चर्स देखने को मिलेगी। दो पिक्चर्स में क्यों कह रहा हूं, तो चलो वो देखते हैं। ये दिख रहा है, इस पिक्चर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब ये पिक्चर क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हमने एक चीज देखी थी कि 1848 के अंदर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो बनाई जाती है जर्मनी के अंदर। कौन बनाता है? जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते हैं, जो जर्मन पीपल होते हैं, जो जर्मन मिडिल क्लास थी ना, वो एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट करती है सेंट पॉल चर्च के अंदर। तो ये रहा सेंट पॉल चर्च का एक प्रिंट। सेंट पॉल चर्च के अंदर उस समय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी जहां पे 831 रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को
मिलते हैं। कब हुआ था? 18 मई 1848 के दिन हुआ था। ठीक है, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मकसद ये था कि जो मोनार्की है उस मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में मोनार्की को लाना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाता है। तो ऐसा कुछ ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। इसकी बाद की कहानी जो है ना वो अभी हमें नहीं समझनी है, अभी सिर्फ इतना देखना है कि आखिर ये है क्या। और अगर किसी को समझनी है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऐसे करके एक वीडियो बन रखा है, वो देख लेना, उसके अंदर आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब हम इस पिक्चर की बात करते हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक पिक्चर है जो कि कहाँ का है? चर्च ऑफ सेंट पॉल का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वुमेन्स है ना वो अपर लेफ्ट गैलरी में हमें देखने को मिलती थी। हम ये देख रहे थे कि जो वुमेन्स थे ना उनको किसी भी तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में नहीं देखा गया था। कहने का मतलब है वुमेन्स को इक्वल नहीं समझा जाता था, इक्वालिटी के नाम की कोई चीज उनके सामने थी नहीं। उनको समझा जाता कि आप तो लोग हो पर आपका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उन्हें एज एन ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे लेफ्ट गैलरी के अंदर वहां पे खड़ा कर दिया गया था कि हाँ देख लो कैसे काम चल रहा है, वैसे भी हम आपको कोई पॉलिटिकल राइट टू वोट, इलेक्शन राइट वगैरह कुछ तो देने वाले हैं नहीं, तो आपको देखने का मन है तो देख लो। तो ऐसे में हमें पता पड़ता है कि वुमेन्स की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। आगे हम बढ़ते हैं, इस पिक्चर की तरफ देखते हैं। अब इस पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है? इस पिक्चर के अंदर हमें लग रहा है कि कोई सेरेमनी चल रही है। तो चलो देखते हैं कौन सी सेरेमनी चल रही है। ये है जर्मन एम्पायर। अब ये जो पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना ये कहाँ की फोटो है? ये है हॉल ऑफ मिरर्स की, जो कि कहाँ होता है? जो कि वर्सलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। किसने बनाया है इसको? बनाया है एंटोन वॉन वर्नर ने। एंटोन वॉन वर्नर ने बनाया इस पिक्चर को। ये पिक्चर है हॉल ऑफ मिरर्स की, जो कि कहाँ है? जो कि वर्सलिस में है। अब बात की जाती वर्सलिस क्या है? वर्सलिस पैलेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पिक्चर में ऐसा खास क्या देखने को मिलता है। तो इस पिक्चर में खास ये देखने को मिल रहा है कि ये कौन है? ये भी एक पर्सन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी हमें एक पर्सन देखने को मिल रहे हैं। ये है ओटोवान बिस्मार्क। ये कौन है? ओटोवान बिस्मार्क है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। द सेंटर स्टैंड्स द काइजर एंड द चीफ कमांडर ऑफ द पर्शियन आर्मी जनरल वॉन ड्रोन। ये देखो, ये सेंटर में कौन खड़े हैं? यहाँ देख लो, एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे कौन खड़े हैं? यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे ये पूरे, देखो एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, ये क्या था कि ये जो दो पर्सन है ना ये है मेन, एक इनमें से काइजर विलियम है और एक इनमें से है कौन? एक है इनमें से जो जर्मन एम्परर थे ना। जर्मन एम्परर कौन थे? काइजर विलियम थे। और दूसरे कौन है? ये दूसरे है इसके अंदर ओटोवान बिस्मार्क। तो चलो ये दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं जो जर्मन एम्पायर जो था, जर्मन एम्पायर क्या हो चुका था? यूनिफाई हो चुका था। अब यूनिफाई होने के बाद अब जर्मन किंग मतलब जो काइजर विलियम थे उन्हें क्या बनाना था? उन्हें बनाना था वहां का एम्परर। और एम्परर बनाने की जो सेरेमनी थी वो इसमें हमें देखने को मिलती है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? तो इसको बनाया था ओटोवान वॉन वर्नर ने बनाया था। अब ये जो है ये 1885 के अंदर बिस्मार्क को गिफ्ट में भी मिले था, उनका 17th बर्थडे था, उसको ये मिल चुका था उन्हें गिफ्ट में। अब ये है ओटोवान बिस्मार्क। ओटोवन बिस्मार्क ने पूरे जर्मन को यूनिफाई किया था। जर्मन यूनिफिकेशन के बाद ओटोवन बिस्मार्क का जो रोल था जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हम ये देखते हैं कि जो बिस्मार्क है ना वो पूरी की पूरी एक जर्मन पार्लियामेंट के ऊपर भारी पड़ रहे थे, वहां पे वो अपनी बातों को चला रहे थे। ये भी एक टाइप का सरकाज़म है। ये बता रहे हैं कि ओटोवन बिस्मार्क किस तरीके से पूरे जर्मन पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकते थे और कंट्रोल कर भी रहे थे। किसकी मदद से? अपनी पावर की मदद से। और ये पावर क्या है? दिख रही है इनके हाथ में, यही है उनकी पावर का सिंबल। मतलब ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की हेल्प से उन्होंने पूरे जर्मन पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया था। और यही प्रिंट जो है वो हमें बताना चाह रहा है। कब का है? कैरिकेचर ऑफ द ओटोवन बिस्मार्क इन दी जर्मन क्या है? राइक्सटैग पार्लियामेंट का सीन है, फागरो के अंदर हुआ था, वियना 5 मार्च 1870 को। आगे बढ़ते हैं, इस प्रिंट को देखते हैं। अब इसमें खास क्या है? ये 1858 का प्रिंट है। 1858 के प्रिंट के अंदर हमें दिखता है इटली और इटली के फ्री स्टेट्स, मतलब ये अभी तक यूनिफाई नहीं हुए थे। अब फ्री स्टेट्स की हम बात करते हैं, इटली की हम बात करते हैं। इटालियन यूनिफिकेशन से पहले हम देखते हैं कि इटली के अंदर हमें 7 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अंदर हमें इटालियन प्रिंसली हाउस देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें हैब्सबर्ग एम्पायर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें पॉप का रूल देखने को मिलता है। और सदर्न एरिया के अंदर हमें किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलता है किसका रूल? जहां पे हमें द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल देखने को मिलता है। तो ये तो देखो इतने पार्ट्स के अंदर बट रखा था यूनिफिकेशन से पहले। यूनिफिकेशन के बाद क्या होता है? तो यूनिफिकेशन के बाद पूरा इटली कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिलता है, जहां पे हम देखते हैं कि 1858 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? इसकी हुई थी सार्डिनिया पिडमॉन्ट से शुरुआत हुई थी और पूरे के पूरे इटली को अब यूनिफाई कर दिया जाता है। यूनिफाई करने के बाद की एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। अब यूनिफिकेशन का जो काम है ना वो 3 पर्सन्स की वजह से हुआ था।
पहले पर्सन थे ग्यूसेप मैज़िनी। ग्यूसेप मैज़िनी ने आइडिया दिया था कि पूरे इटली को हम क्या कर सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं। आइडिया दिया था। इस आइडिया को प्रूव करने के लिए उन्होंने 1831 और 1848 के अंदर रेवोल्यूशन लाने की भी कोशिश करी थी, पर वो इस रेवोल्यूशन के अंदर फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते। फिर उसके बाद काउंट कैमिलो दी कैवोर आते हैं। कैवोर जो थे वो क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश भी करते हैं इटली को यूनिफाई करने की, और यूनिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्रांस से उन्हें हेल्प मिल जाए। जो फ्रांस जो था सार्डिनिया पिडमोंट की इस साइड में था, फ्रांस से हेल्प लेते हैं और लंबार्डी और वेनेशिया के अंदर जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसे हरा देते हैं, और क्या करते हैं, और पूरे के पूरे इस एरिया को यूनिफाई कर देते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर यही हुआ था। सेकंड स्टेज के अंदर कहानी शुरू होती है ग्यूसेप गैरिबाल्डी की। ये है गैरिबाल्डी। ठीक है, अब गैरिबाल्डी ने क्या किया था, इन्होंने एक आर्म्ड अपने वॉलंटियर्स के साथ एक मार्च निकाली थी। मार्च के तहत ये कहाँ पहुंच गए थे, मार्च करते करते ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज तक पहुंच गए थे। वहां पे पहुंच के जितने भी स्पेनिश रूलर थे उनको इन्होंने भगा दिया था, और इनको भगाने के बाद इन्होंने अपना जो एम्परर है, मतलब पूरे इटली के लिए जो एम्परर है वो बना दिया था, किसे, इन पर्सन को। अब इन पर्सन को जानेंगे अच्छे से कि ये कौन है, क्या है और क्या कर रहे हैं। तो चलो अब इस पिक्चर के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखो, अब एक बार पहले बात करते हैं कि ये है क्या है। इंग्लिश कैरिकेचर है 1859 का। अब ये दिख रहा है, ये अच्छे से देखो, इसके ऊपर लिखा है EITALY, मतलब क्या है, इटली लिखा है। अब इटली नाम का जो शूज है वो गैरिबाल्डी जो है वो किसे पहना रहे हैं, वो पहना रहे हैं किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को। किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को पहनाया जा रहा है इटली। मतलब क्या है कि इटली जो है वो अब किसके नीचे काम करेगा, वो काम करेगा विक्टर इमैनुअल के नीचे। और ये कौन लेकर आया है उनके लिए, तो ये लेकर आए हैं कौन, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। तो ऐसा कुछ इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पोस्टेज स्टैम्प के बारे में हम बात करते हैं। पोस्टेज स्टैम्प क्यों इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं जर्मेनिया, मेरेना, इनको क्यों बनाया गया था, ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके। लोगों को लगे कि ये जो फीमेल एलोगरी है ना, ये हमारे नेशन को रिपब्लिक, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। अब लोगों तक ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसके लिए क्या किया जा रहा था, इसके लिए इन फीमेल फिगर्स को जो पोस्टेज स्टैम्प है, जो भी लाइक पब्लिक स्क्वायर है, वहां पे इन्हें पोर्ट्रेट किया जा रहा था। तो ऐसे में एक स्टैम्प है जिसके ऊपर मेरियाने का हमें एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब उसकी पिक्चर देखने को मिलती है। मेरियाने जो थी वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे हमारे इंडिया में भारत माता, वैसे कहाँ पे, फ्रांस के अंदर मेरियाने, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया। आगे हम जर्मनी के बारे में भी बात करेंगे, और इसमें कुछ ज्यादा खास जानने लायक है नहीं। अब आ जाती है कौन, जर्मेनिया। अब ये पिक्चर आपने कहीं देखी है, अभी पीछे ही हमने देखी थी। कहाँ देखी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। ये पिक्चर जो थी सबसे ऊपर लगी हुई थी। मैंने आपको बोला था कि देख लेना, इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे अपन बाद में। तो ये है जर्मेनिया। अब ये जर्मेनिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो विजुअलाइजिंग द नेशन नाम वाली वीडियो में हो रखा है, देख लेना अच्छे से अगर और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जानना हो। अभी हम बात कर लेते हैं जर्मेनिया की। ठीक है, अब ये जो जर्मेनिया है इसको बनाया था फिलिप वेट ने 1848 के अंदर। 1848 का प्रिंट है, पहली बात तो ये। अब ये जो जर्मेनिया बनाई गई थी वो कॉटन बैनर पे बनाई गई थी। आगे देखते हैं सीलिंग कहाँ लगी हुई है, ये भी देख लेते हैं। इट मीन द हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ द सेंट पॉल। सेंट पॉल नाम का जो चर्च था जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी ना, वहीं पे ही ऊपर अगर हम देखोगे तो आपको ऊपर ये जो है जर्मेनिया देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, आप देख लो, आगे लिखा हुआ है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंड इन मार्च 1848। अब इस पिक्चर की खासियत क्या है, इस पिक्चर के अंदर हमें ये जर्मनी का फ्लैग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है, ये ओक ट्री के जो लीव्स होते हैं उससे बना हुआ इनका क्राउन देखने को मिल रहा है, जो कि हीरोइज्म का क्या है, सिंबल है। और इसी के साथ ये स्वार्ड देखने को मिल रही है, स्वार्ड मतलब ये लड़ने को तैयार है। इसी के साथ यहाँ पे हमें है ना कुछ लीव्स वगैरह भी दिख रही है, जो कि पीस का एक सिंबल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जर्मेनिया है ना, वो जर्मनी को प्रोटेक्ट करने वाली है, उसके लिए उसके पास स्वार्ड भी है। साथ ही वो पीस के लिए अपने हाथ में एक सिंबल रख रही है, जिसका मतलब है कि अगर पीस से भी काम हो जाता है तो वो भी किया जाएगा। अब जर्मेनिया दीदी थोड़ी हो जाती है नाराज। अब ये जर्मेनिया क्या कर रही है, जर्मेनिया लड़ने के मूड में है। अब लड़ने के मूड में वो क्यों है, तो उसके बाद हम करते हैं। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, मतलब क्या कर रही है, जर्मेनिया गार्ड कर रही है राइन को। गार्ड करना क्यों जरूरी था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर हम क्या देखते हैं, जर्मनी के अंदर हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हो जाती है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है आर्मी के द्वारा। अब ऐसे में जो वहां के आर्टिस्ट है वो कह रहे हैं कि देखो इमोशन देखो लोगों के, कि जो जर्मनी है वो खुद आके खड़ी हो चुकी है स्वार्ड के साथ। तो इसका मतलब है आप लोगों को भी खड़ा होना है स्वार्ड के साथ और लड़ना है, ताकि आप अपने जो राइन है उसको प्रोटेक्ट कर सके। 1860 के अंदर बनाया गया था। किसने बनाया था, लॉरेंस क्लैसन ने बनाया था। आगे हम देखते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर हमें जर्मेनिया देखने को मिलती है, जिसकी स्वार्ड के ऊपर लिखा हुआ है द जर्मन स्वार्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, कि ये एक जर्मन स्वार्ड है जो कि जर्मन राइन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। आगे हम बात करते हैं इस मैप की।
ये जो मैप है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा लाइक है ना इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्या, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। ये बता रहा है किसके बारे में, ये बता रहा है मैप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब ब्रिटिश एम्पायर जो था, हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर था। इसके कारण हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारी जो कॉलोनीज है वो हमें ब्रिटेन की देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब कई सारी कॉलोनीज बना चुका था उसके बाद ये प्रिंट हमें देखने को मिलता है। अब इस प्रिंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो देखो सबसे पहले ये देख लो ब्रिटेन खुद कहाँ था, ये रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन यहाँ पे भी था, मतलब ब्रिटेन जो खुद था वो तो यहाँ पे था। ब्रिटेन की टेरिटरी यहाँ पे भी थी, कॉलोनी यहाँ पे बना रखी थी, यहाँ पे बना रखी थी, यहाँ बना रखी थी, यहाँ कहाँ कहाँ नहीं बना रखी थी, यहाँ पे भी बना रखी थी। तो पूरे ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलती थी। इतनी सारी कॉलोनीज के अंदर कई सारे लोगों को उसने कॉलोनाइज कर लिया था। आगे बात करते हैं और क्या है खास इस पिक्चर के अंदर। तो देखो इस पिक्चर के अंदर एंजल्स दिख रही है। एंजल्स के हाथ में लिखा है फ्रीडम, इसके हाथ में लिखा है फर्टिनिटी, इसके हाथ में लिखा है फेडरेशन। फ्रीडम लोगों के पास थी नहीं, फर्टिनिटी होने की कोई बात ही नहीं थी, फेडरेशन चलो ये हम कह सकते हैं कि वो था, क्योंकि पूरा का पूरा जो रूल है ना वो किसके हाथ में था, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के हाथों में था। अब ये हमें देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया। अब ये जो ब्रिटानिया है वो वर्ल्ड के एक लाइक जो ग्लोब है ना उसके ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये था कि ये बता रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर जो रूल है सबसे ज्यादा पावरफुल वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन है। साथ ही हमें और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें डाइवर्स पर्सन्स देखने को मिलते हैं। देखो अच्छे से देखोगे यहाँ पे तरह तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि तरह तरीके के लाइक जो नेशन को उसने कॉलोनाइज किया था वो बताता है। देखो यहाँ पे ये देखो ये रहा, यहाँ पे ये रहा। तो ऐसे में कई सारे जो नेशन से वहां के पर्सन दिखाए गए हैं ताकि बता सके कि कितनी कॉलोनाइज पावर इन लोगों के पास थी, कितने लोगों को इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था। यहाँ पे कई सारे एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखो ये रहा टाइगर, ये रहा एलिफेंट। ये बता रहा था कि किस तरीके से इतने पावरफुल जो हमारे नेशन है जिनके पास इतने सारे एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं उनको भी ब्रिटेन ने अपने अंडर में कर लिया था। अब क्या क्या था उसको एक बार डिटेल में फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो क्या है, इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, बात कर ली। द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन इज ट्रिम्फेंटी सिटिंग ओवर दी ग्लोब, सिटिंग और जो ग्लोब था उसके ऊपर ही बैठा था ना वो, ठीक है। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल। जो कॉलोनीज है वो टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल्स में दिखाई गई है। मतलब ये सभी आते हैं, ये सभी के सभी जो लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, ये लोग हो गए, ये एनिमल्स हो गए, ये सभी के सभी कुछ पिक्चर्स है जो कि बताती है कि किस तरीके से इन सभी को कॉलोनाइज कर लिया गया था। आगे बात करते हैं, द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ द ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड। तो ये बता रहा है कि ब्रिटेन की जो नेशनल प्राइड थी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो आज के लिए इतना ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कोई भी नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।